हेलो वंस अगेन। दिस इज रविंदर वंस अगेन। कल हमने रशिया का जो ऑपरेशन यूक्रेन में चल रहा है उसके ऊपर मोटे तौर के ऊपर थोड़ा स्टडी किया था कि किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो डिस्पोज्ड ऑफ थी और किस प्रकार से आगे ऑपरेशंस बढ़ाने की तरफ में रशिया बढ़ रहा था। आज हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे रशिया का ऑपरेशनल प्लान, रशिया का फोर्स स्ट्रक्चर, कैसे ऑफेंसिव लॉन्च हुआ है और थोड़ा हम ये भी देखेंगे कि अभी तक ऑफेंसिव किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया है। रशिया ने जो एक्सरसाइज करी है बेलारूसिया रशिया के अंदर, उसमें कौन सी फोर्सेस ने भाग लिया, किस प्रकार से इन्होंने शिप्स वगैरह मूव करके अपनी फोर्सेस को स्विच किया है, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सी फौज कहां से लड़ाई लड़ रही है। तो इसको दो भागों में बांटा है, ऑपरेशनल प्लान और फोर्स एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशनल प्लान क्या है। रशिया का ऑपरेशनल प्लान जो मिलिट्री प्लान है उसमें सबसे पहले है एयर सुपीरियॉरिटी अचीव करना, जिससे उनके यूक्रेन के एयर और एडी एसेट्स को सबसे पहले बर्बाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आमतौर पे ये एक लंबा कैंपेन होता है, 2-3 दिन तो कम से कम लगते हैं किसी भी इस प्रकार से एयरफोर्स को बर्बाद करने के लिए या एयर डिफेंस को निस्ते नाबूद करने के लिए। लेकिन रशिया ने काफ़ी जल्दी इसको अचीव किया, क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स थोड़ी कमज़ोर थी और रशिया थोड़ा सा सरप्राइज हासिल कर गया। साथ ही साथ रशिया के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो एयर कैंपेन के ऊपर चलाए और उसके बाद में लैंड फोर्सेस को लॉन्च करे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट में थी। तो इसलिए रशिया ने लैंड ऑपरेशंस साथ के साथ में शुरू किए और मल्टीपल डायरेक्शन से शुरू किए, ताकि यूक्रेन अपने डिफेंसेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके और फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच नहीं कर सके। दूसरा उनका मुद्दा रहा कि जल्दी से जल्दी कीव के ऊपर को आइसोलेट किया जाए और एक क्राइसिस ऑफ कमांड और कंट्रोल पैदा किया जाए, जिससे यूक्रेन के अंदर एक कोलैप्स हो सके और वो लड़ाई जल्दी खत्म हो सके। अगर उनके प्लान में, हर मिलिट्री लीडर के प्लान में ये होता है कि अगर वो नहीं हो पाया तो वो कीव को आइसोलेट करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे और फिर कैप्चर भी करेंगे। तीसरा इनका ये रहा है कि बिल्टअप एरिया, जो बड़े बड़े बिल्टअप एरिया हैं जो कि आईबी से थोड़े नजदीक इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक पड़ते थे, उनको आइसोलेट किया जाए, उनके पास से बाईपास करके फोर्सेस आगे लेकर के जाएं। और ये जो बिल्टअप एरिया है इनको पीछे आने वाली एचलॉन्स इन्वेस्ट करके और इनको कैप्चर करें। कोशिश ये रहे कि ये बिल्टअप एरिया मिनिमम सिविल कैजुअलिटीज के अपने आप सरेंडर कर दें। इसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा रशियन आर्मी का ये रहा है कि मैक्सिमम जो यूक्रेन के मिलिट्री एसेट्स हैं उनको बर्बाद किया जा सके, स्पेशली जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एसेट्स जो उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काफी हद तक, जिसके ऊपर यूक्रेन अमेरिका के साथ में मिलकर काम कर रहा था, उनको बर्बाद किया जा सके। इसके अलावा किसी भी मैकेनाइज्ड बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि जो बाकी के जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स हैं यूक्रेनियन फोर्स के, जैसे उसको रशिया एक ओपन बैटलफील्ड में ला करके बर्बाद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बिल्टअप एरिया के अंदर इस प्रकार की लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। और ये जो इलाका है वो तकरीबन खार्किव और दिनुप्रो के तकरीबन आसपास में होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर काफी यूक्रेन के जो लड़ाके हैं वो मौजूद हैं। तो उसको बाहर निकाल करके और प्लेन्स में ला करके इसको बर्बाद किया जा सके। इससे एक फायदा ये रहेगा रशिया को कि आगे जो लुहांस्क, दोनेत्स्क और क्रीमियन जो पेनिनसुला है, वो उनके ऊपर जब भी कोई बातचीत करेंगे तो वो प्रेशर जो है इस वाले इलाके से नहीं आए। साथ ही साथ रशिया का ये मुद्दा रहा है कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज होए, मतलब कि सिविलियंस की कम कैजुअलिटीज होए, ताकि उसके अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ना बने। हालांकि आज अगर हम देख रहे हैं तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बन गया है, लेकिन जैसा कि आप काफी वीडियोस में देख ही रहे हैं
कि रशिया ने बहुत कोशिश करी है सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाने की। अभी हम देखेंगे रशिया की फोर्स एम्प्लॉयमेंट। इस कैंपेन में मुख्य जो आर्मी है वो है वेस्टर्न आर्मी या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जो आर्मी है, उनकी जो थिएटर कमांड है वो मुख्य रूप से इस लड़ाई को लड़ रही है। और इसके लिए ये वेस्टर्न आर्मी, ये जो वेस्टर्न आर्मी है वो सबसे बड़ी भी है, इनकी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जो आर्मी है वो सबसे बड़ी भी है, उसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं। और ये पिछले कुछ सालों के अंदर तैयार की गई है। और मुझे लगता है कि बेसिक मुद्दा यही था कि एक न एक दिन नाटो से सपोर्टेड किसी कंट्री के साथ में इनकी लड़ाई होनी थी, तो इसको तैयार करना जरूरी था। तो इस हिसाब से इन्होंने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और सदर्न डिस्ट्रिक्ट, अभी इनके ऊपर काफी रशिया का फोकस है। तो वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्टर्न थिएटर कमांड हम बोलेंगे इसको का जो रोल था कि अचीव एयर सुपीरियोरिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एडीएसएट। वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास में काफी बड़ी एयरफोर्स और एंटी एयर डिफेंस को बर्बाद करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में इनके पास में एयर ट्रांसपोर्टेड या एयर असॉल्ट या एयरबॉर्न फोर्सेस भी काफी हैं। दूसरा इसका मुद्दा रहा कि भाई कैप्चर और थ्रेटन कीव, जो हम पहले बात कर चुके हैं, उसको वेस्टर्न आर्मी ने करना है। थ्रेटन चेरनोबिल को कैप्चर करना है, जहाँ पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। कैप्चर या थ्रेटन खार्किव, डिस्ट्रॉय यूक्रेनियन मैकेनाइज्ड फोर्सेस दिनप्रो के पूर्व में, उस वाले इलाके के अंदर ला करके इनको बर्बाद करना। ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट या वेस्टर्न थिएटर कमांड के टास्क्स हैं उसकी फोर्स का एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। और इसमें हमने देखा है कि कुछ जो ऑपरेशंस जो हैं तकरीबन सुमी वाले इलाके के अंदर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहां पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की फोर्सेस भी एक्टिव हैं। वो आगे हम देखेंगे कौन सी फोर्स एक्टिव है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ से ऑपरेट करेंगी, जिसका रोल होगा कैप्चर मारियोपोल, खेरसन, मेरितोपोल और ओडेसा। साथ ही साथ न्यूक्लियर प्लांट एट ज़ापोरिज़िया। और आगे की तरफ में इस पिंसर को बढ़ाना। तो आप देखेंगे दो पिंसर, एक ऊपर से जो कि वेस्टर्न आर्मी और वेस्टर्न थिएटर कमांड, और एक नीचे से सदर्न थिएटर कमांड, उनका पिंसर ऊपर और नीचे से। और साथ में ईस्ट की तरफ से वेस्टर्न आर्मी की काफी फौज, साथ में कुछ फौज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की। इसके अंदर हमने एक चीज देखी है कि एक नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड नदर्न फ्लीट से इन्होंने ब्लैक सी में लेकर के आए, और एक जो नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड पैसिफिक फ्लीट का उन्होंने मूव किया बाल्टिक सी वाली कमांड के अंदर या नदर्न फ्लीट की कमांड के अंदर। वो सबसे पहले उन्होंने बायलोरसिया के साथ में एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और फिर रिजर्व के तौर पे अवेलेबल है। आप देखें, ये एक जो फोर्सेस का डिस्पोजिशन ट्विटर हैंडल के ऊपर किसी ने पोस्ट किया है। तो तकरीबन ये जो ऑफेंसिव दिखा रहा है, वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पहले बार से अप्रिशिएट जो किया है, तकरीबन वैसा ही है। और इसको और थोड़ा क्लैरिटी से मैं आगे वाले स्लाइड में आपको बता, जैसे कि उस ट्विटर हैंडल पे भी बताया गया है, वैसे ही आप देख रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ से जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की पूरी फौज नॉर्थ की तरफ से ऑपरेट किया है, सिर्फ दो आर्मीज को छोड़ के। एक है 1 GTA या 1 गार्ड्स टैंक आर्मी, जो कि ईस्ट की तरफ से जिसने लॉन्च किया है, और उसके फ्लैंक को प्रोटेक्ट कर रही है 6th कंबाइंड आर्म्स आर्मी। तो ये खार्किव और इस वाले इलाके से ये लोग आगे निकल रहे हैं, और जिनका मुद्दा है कीव की तरफ में मूव करना।
साथ ही साथ ये इतनी बड़ी फौज है कि इनका एक मुद्दा ये भी है कि जो मैंने आपको बताया कि ओपन एरिया के अंदर जो भी फॉल बैक करेंगी फौज, उसको बर्बाद करना। कुछ एलिमेंट्स सेंट्रल आर्मी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो सुमी वाले इलाके के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न आर्मी, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जो फौज है वो सबसे ज्यादा इस वाले इलाके में इन्वॉल्व है। साउथ में सदर्न डिस्ट्रिक्ट की फौज है, जिसके अंदर से 8th आर्मी की 2 कोर जो पहले से ही दोनाबास इलाके के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, वो इन्वॉल्व है और इस वाले इलाके के अंदर ज्यादा ऑफेंसिव नहीं कर रहे। लेकिन ब्लैक सी फ्लीट जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, नेवल इन्फेंट्री की फौज और नेवी के अंडर कमांड जो आर्मी है, उन्होंने मिलकर के साउथ से पिंसर चलाया है। तो आप देखेंगे एक पिंसर नॉर्थ से जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की फौज, एक साउथ से, और ईस्ट की तरफ से काफी बड़ा ऑफेंसिव, जो कि आगे आकर के इनका रोल ये है कि यूक्रेन की जो खार्किव और दनीप्रो और दोनों बास के भी जो बीच वाला इलाका, इसमें ला करके इनकी फौज को खत्म करना है। ये इसलिए भी जरूरी था कि काफी सालों से एक लड़ाई चल रही है दोनाबास वाले इलाके के अंदर, दोनेत्स्क और लुहांस्क के अंदर। कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई हार रहा है, तो वहां पे एक स्टेलमेट टाइप की लड़ाई है। तो ये वाली जो लड़ाई है, रशिया का मुद्दा ये है कि इसको खत्म करने का, और यूक्रेन को इसके बाद में इस हालत में नहीं छोड़ना ताकि आकर के ये दोनेत्स्क और लुहांस्क या क्रीमिया के अंदर कोई भी गड़बड़ पैदा कर सके। अभी हम देखेंगे वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास किस प्रकार फौज है। तो आप देखेंगे 7 टैंक रेजिमेंट है, 8 मोटर राइफल रेजिमेंट है, 4 एयर डिफेंस रेजिमेंट है, 4 आरटी रेजिमेंट है, एक स्पेशल फोर्स रेजिमेंट है। ये रेजिमेंट्स डिवीजन बना करके लड़ाई लड़ती हैं, डिवीजन के तौर पर लड़ाई लड़ती हैं। अलग अलग आर्मी की अपनी अपनी ये देखो फौज है, वो किस प्रकार से उनको ऑपरेट करती है वो देखिएगा। साथ में ये जो ब्रिगेड्स हैं वो तकरीबन हिंदुस्तानी ब्रिगेड के बराबर के हैं। ये थोड़े समय के लिए इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। जो रेजिमेंट है वो डिवीजन के तौर पर लड़ती हैं, और ये जो रेजिमेंट है वो ब्रिगेड से थोड़ा छोटा है, मतलब कि थोड़ा उनके अंदर मैन पावर ब्रिगेड से कम है, 4 से 5 हजार लोग हैं। हमारे ब्रिगेड के अंदर 7-8 हजार लोग होंगे। तो जो ब्रिगेड है वो थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, उनके पास में अपना खुद का सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं। ये है टैंक ब्रिगेड 1, मोटर राइफल ब्रिगेड 4, एयर डिफेंस ब्रिगेड 4, आर्टी ब्रिगेड 5, मिसाइल ब्रिगेड 4, रेकी ब्रिगेड 1 और स्पेशल फोर्स ब्रिगेड 2। तो आप देखें इनके पास काफी स्पेशल फोर्सेस हैं। इसके अंदर एयर फोर्स का एलिमेंट नहीं दिखाया, जो कि वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास में बहुत बड़ी एयर फोर्स भी है, जिन्होंने सबसे पहले ये जो एयर सुपीरियरिटी हासिल करी है, जिसके अंदर वो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की एयरफोर्स का काफी बड़ा हाथ है। अभी हम देखते हैं कि ऑपरेशंस का क्या स्टेटस है। जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जो नदन पोर्शन या नदन जो पेनिनसुला है, वो कीव के वेस्ट से होते हुए नीचे की तरफ घूम गया है और कीव तकरीबन आइसोलेट कर दिया है। ये जो सुमी वाली जो फौज है वो भी एडवांस करके कीव के ईस्ट में आ गई है। उसी प्रकार से ये वाला जो इलाका है उधर से भी फौज आ गई है। तो कीव तकरीबन चारों तरफ से अभी घेरा हुआ है। और इसके बाद में कीव का जो फॉल है या कीव जो सरेंडर करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, वो काफी हद तक पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। रशिया का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो पुराने उसके अंदर, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो रशियंस बम्बार्ड करके उस वाले इलाके को सीरिया के ऑपरेशंस की तरह उसको एक एक करके क्लियर करेंगे। ये डिपेंड करेगा लीडरशिप के ऊपर कि किस प्रकार से कितनी वो कैजुअलिटी लेना चाहते हैं, साथ में इंटरनेशनल प्रेशर कितना बन सकता है रशिया के ऊपर। उसी प्रकार से खार्किव आइसोलेशन में है। साउथ के अंदर ज्यादा सक्सेस हुई शुरू के अंदर भी और बाद में भी।
ये दिखाता कि जो ब्लैक सी के फ्लीट के जो फोर्सेस हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया रशिया के लिए। खेरसन को उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, आगे की तरफ में एडवांस कर रहे हैं। ज़फोरज़िज़िया वाला जो न्यूक्लियर प्लांट है जो कि काफी अंदर है उसके ऊपर कब्जा किया। मेलितोपोल के ऊपर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल आइसोलेटेड है। दोनबास वाले इलाके में ऑपरेशंस कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो रशिया की जो फौज है वो काफी हद तक उन्होंने मूवमेंट कर ली है और जो ईस्ट ऑफ दिनोपुरा इलाका तकरीबन रशिया की आर्मी के कंट्रोल के अंदर है। उसी प्रकार से ब्लैक सी के साथ वाला इलाका वो तकरीबन रशियन आर्मी के पास में है। तो अगर हम देखें रशिया का जो मुद्दा है कि भाई एक प्रो रशियन ईस्ट ऑफ दिनुप्रो रिवर और ब्लैक सी के साथ साथ में हम एक प्रो रशियन लोग या अपना इलाका चाहते हैं, तो वो तकरीबन रशिया का अपना मुद्दा अभी हासिल हो चुका है और आगे नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से इसको करेंगे। लेकिन अभी और ऑपरेशंस चल रहे हैं और उसके बारे में जैसे भी कोई ज़्यादा डिटेल होगी तो हम बताते रहेंगे। इसी चीज़ को आप नदर्न एरिया के अंदर कैसे ऑपरेशंस हैं वो इस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। एक खार्किव है, फिर सुमी अगर आप ऊपर देखें किस प्रकार से फोर्सेस ने आगे एडवांस कर लिया है। चर्नहीव आइसोलेटेड है, वो होल्ड किए जा रहा है चर्नहीव काफी दिनों से। चर्नोबिल वाला इलाका कैप्चर किया जा चुका है। कीव के ईस्ट के अंदर दिनोप्रो के रिवर के वेस्ट के अंदर काफी इलाका रशियन फोर्सेस के कब्जे के अंदर है। तो एक मैकेनाइज्ड फोर्सेस के एनालिस्ट के हिसाब से अभी तक रशियन आर्मी या रशिया की जो फौज है वो काफी सक्सेसफुल है। हालांकि एक साइकोलॉजिकल पैरालिसिस जो उन्होंने सोचा था कि हथियार डाल देंगे यूक्रेन वाले, वो उन्होंने हथियार नहीं डाले, यूक्रेन वाले लड़के खड़े होकर के लड़ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन को काफी फौजी मदद पिछले 2014 के बाद में दी गई है। हर साल अमेरिका वाले तकरीबन $400 मिलियन देते हैं। तो वो एक मुद्दा है जो कि हर एक यूक्रेनियन के दिमाग में है कि हम लड़ सकते हैं और उसके कारण वो आज वो खड़े हुए हैं और वो बिल्ट अप एरिया के अंदर लड़ना चाह रहे हैं। ये दूसरी बात है कि बिल्ट अप एरिया के अंदर लड़ाई का मतलब है पूरी कंट्री को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना। साथ में साथ ये भी है कि रशियन आर्मी ने ज्यादा सिविलियन इलाकों के ऊपर इतना ज्यादा अटैक नहीं किया जितना कि आज मीडिया दिखा रहा है। ये इस एनालिसिस से मैं बता सकता हूँ। इस एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स कुछ इलाके हिट होंगे। अगर आप जो लड़ाके बिल्टअप एरिया से ऑपरेट करेंगे तो नेचुरली उसके ऊपर अटैक होएगा। लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद किया है वो फौज के ऑपरेशंस को एडवांस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस किया, जो कि मिलिट्री हो गया, पावर सिस्टम हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया। ये ऐसे चीजें हैं जिससे आगे वाला साइकोलॉजिकल पैरालिसिस की तरह या आगे वाला अपने हथियार डाल दे। अभी हम दूसरे वाला जो हिस्सा वो खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो मैं पार्ट 3 डालूंगा जिसके अंदर और जो ग्राउंड के ऑपरेशंस को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। फौज जो अभी आज हमने असेस करी है वो क्या तकरीबन ठीक है, उसके ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च करके आपको थर्ड पार्ट के अंदर बताएंगे। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका हिंदुस्तान या किसी भी आर्मी के लिए क्या लेसन्स इसके अंदर से निकल के आते हैं वो भी मैं तीसरे पार्ट में कवर करूंगा। धन्यवाद।